Welcome, dear students. Greetings of the day. Today is your first video lecture under the topic cultivation of mango. Tropical and subtropical fruit crops. Tropical and subtropical fruits is your course. FSC 121 course title, in which we will discuss about the scientific cultivation of mango, the scientific overview of mango, or package and practices of mango. The both terms are the same. Okay, there is no any doubt in package and practices of mango. There is no similarity in cultivation techniques of mango. There is no similarity in production techniques of mango. All these terminology are the same things. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग कि इसमें अभी तक जो है किसी भी तरीके से कोई भी क्लास नहीं हुआ है, किसी भी तरीके का कोई क्लास नहीं लिया गया है, तो आगे डाउट क्लियरिंग सेशन भी नहीं आया है, कोर्स का ओवरव्यू भी नहीं कराया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि मैंगो है क्या, इसका कोर्स ओवरव्यू क्या है, इस चीज के बारे में जानेंगे। किस तरीके का फ्रूट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है, क्या इसका साइंटिफिक नेम है, क्या इसकी फैमिली है, कितने इसमें क्रोमोसोम नंबर्स पाए जाते हैं, क्या इसका ओरिजिन है। जैसे कि आपको वेजिटेबल के क्लास में मैंने बताया था, अभी तक फ्रूट में आपका कोई एक क्लास नहीं हुआ है, एक भी क्लास फ्रूट में नहीं हुआ है जैसा कि मैं जानता हूं, लेकिन वेजिटेबल में आपके क्लास हुए हैं। तो वेजिटेबल की जो भी चीजें होंगी वो तो मैंने उसमें बता दी हैं वेजिटेबल में, लेकिन फ्रूट में अभी तक हमने कुछ डिस्कस नहीं किया है। सेम चीजें जो वेजिटेबल में आपको बताई गई हैं, सेम चीजें आपकी फ्रूट में भी अडॉप्ट होंगी एज इट इज। बॉटेनिकल नेम से शुरू होगा, फैमिली, क्रोमोसोम, ओरिजिन, टाइप ऑफ फ्रूट, एडिबल पोर्शन। इसके बाद में आपका आएगा सेकंड ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप बताएंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ है। डिस्ट्रीब्यूशन में आप बात करेंगे कि इंडिया में और एब्रॉड में, इंडिया में कितने स्टेट में इसका प्रोडक्शन होता है, और अगर आप एब्रॉड की बात करेंगे तो एब्रॉड में जहां जहां इसका प्रोडक्शन होता है मिनिमम 6 to 7 कंट्रीज को आपको नोटिफाई करना होगा। नेक्स्ट थिंग, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एरिया आपको बताना पड़ेगा कि इंडिया में क्या एरिया है इसका, हम एब्रॉड की बात इसमें नहीं करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात ये की जाएगी कि इंडिया में जो स्टेट्स हैं, इंडिया के स्टेट्स में कहाँ कहाँ इसकी कल्टीवेशन होती है। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग आपका आएगा न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस, क्योंकि जब हम किसी फ्रूट की कल्टीवेशन कर रहे हैं या हम किसी फ्रूट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस को जानना उतना ही ज़रूरी हो जाता है, और उन सब चीज़ों को हमें पता भी होना चाहिए। तो हम उसके न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस पे भी बात करेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस के बाद में हम आएंगे सॉइल पे, कि अगर हम इस क्रॉप की कल्टीवेशन कर रहे हैं, इफ़ वी आर गोइंग to cultivate mango in any region, in any particular region, then what the situation of soil is it? वहाँ के सॉइल की क्या सिचुएशन है, सॉइल एसिडिक है कि सॉइल वेशिक है, उसका पीएच रेशियो कितना है, किस लेवल तक वो चीज़ों को सर्वाइव कर सकती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, उसका ड्रेनेज कैसा है, उन सब चीज़ों को हमको जानने की बहुत ज़रूरत है। जब हम इन सब चीज़ों को जान लेंगे तब हम पर्टिकुलर सॉइल के बारे में बता पाएंगे कि सॉइल क्या है। खैर, सॉइल आपका हो गया। सॉइल के बाद में चीज़ें आएंगी क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर्स। क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर्स पे हम आएंगे। क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर्स को हम एडेफोलॉजिकल फैक्टर्स भी बोलते हैं, क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर्स को हम एडेफोलॉजिकल फैक्टर्स भी बोलते हैं। जैसे जो हमने वेजिटेबल में आपको पॉइंट्स बताए थे क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर्स और एडेफोलॉजिकल फैक्टर्स में, उसमें फर्स्ट है टेम्परेचर, फिर है रेनफॉल, फिर है लाइट इंटेंसिटी, फिर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फिर है एल्टीट्यूड एट सी लेवल, फिर है आपका सनसाइन, फिर है आपका विंड वेलोसिटी।
इन सब बाइफर्गेशन में हमारा क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशंस, क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर्स खत्म हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर्स के बाद में आएगा वेराइटीज। पर्टिकुलर कौन कौन सी ऐसी वेराइटीज हैं जो इंडिया एंड अब्रॉड में स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि मैंगो में बहुत सारी वेराइटीज हैं। पॉली एम्ब्रॉनिक है, मोनो एम्ब्रॉनिक है, देसी वेराइटीज हैं, कुछ हाइब्रिड्स भी हैं, कुछ क्रॉस भी हैं। उन सब वेराइटीज को भी हमको जानना होगा। इसके बाद में आएगा प्रोपोगेशन, कि हम इसका प्रोपोगेशन कैसे करें, हम इसका कल्टीवेशन कैसे करें। तो प्रोपोगेशन को जानना भी हमें बहुत ज़रूरी है कि हम किन किन मेथड से इसका प्रोपोगेशन करते हैं। प्रोपोगेशन के बाद में आएगा आफ्टर केयर। आफ्टर केयर का मतलब होता है कि अगर हम किसी प्लांट को लगाते हैं तो प्लांट को लगाने के बाद उसकी एक अपनी केयर होती है, तो हम उसकी केयर कैसे करेंगे। इसके बाद में आपका आएगा मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। पर्टिकुलर प्लांट में हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को कैसे देंगे, कितनी FYM देंगे, कितना कंपोस्ट देंगे, कितना नाइट्रोजन देंगे, कितना फास्फोरस देंगे, कितना पोटास देंगे। अगर मेरा प्लांट 1 साल का है तो हम किस तरीके से फर्टिलाइजर्स को देंगे, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, तो उसको हमें किस तरीके से डोजेस को चलाने की ज़रूरत है, इन डोजेस के बारे में हम बात करेंगे। जब मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर की हम बात कर लेंगे, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर पूरी तरीके से, क्योंकि मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर के लिए सबसे पहले आपका FYM के बाद में आपका कंपोस्ट, और कंपोस्ट के बाद में फिर हम देखते हैं यूरिया, DAP, ठीक है, जो नाइट्रोजन के सोर्सेस को, फॉस्फोरस के सोर्सेस को और पोटास के सोर्सेस को पूरी तरीके से अवेलेबल करा देते हैं, उनको हम ये सब चीज़ें बोलते हैं। ठीक है, तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर के बाद में हमारा आएगा इरिगेशन। जैसे आपने टाइप्स ऑफ इरिगेशन और इरिगेशन की चीज़ें आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ी थी ना, कि ये स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ये ड्रिप इरिगेशन है, ये सरफेस इरिगेशन है, ये सब सरफेस इरिगेशन है, ये रिंग मेथड है। इस तरीके से वही सारी टेक्निक्स इन पर्टिकुलर क्रॉप्स में आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, तो उस तरीके से हम इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे। इरिगेशन के बाद में पर्टिकुलर होता है यूज ऑफ PGRs, कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का हमको किस तरीके से यूज़ करना है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स किस तरीके से हमको प्रोवाइड करने हैं, पर्टिकुलर मैंगो में किस तरीके के PGRs हमको देने होते हैं, किस तरीके के PGRs हम दे सकते हैं। तो उन टॉपिक्स पे हमको बात करना होता है कि मान लीजिए ऑक्जिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, तो इनका किस तरीके से, किन कंसंट्रेशन में हम इनको दे सकते हैं, उन कंसंट्रेशन में उन सब चीज़ों की जानने की ज़रूरत होती है, उनके सारे कंसंट्रेशन हमको आने चाहिए। तो यूज ऑफ PGR हो गया आपका। यूज ऑफ PGR के बारे में अगर हम किसी की बात करेंगे, फिर होगा हमारा पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल हमको कैसा करना है, पर्टिकुलर मैंगो में अगर कोई पेस्ट लगा है, पर्टिकुलर अगर मैंगो में कोई पेस्ट लगा है, बहुत से ऐसे पेस्ट होते हैं जो फ्लावर्स के टाइम में लगते हैं, बहुत से ऐसे पेस्ट होते हैं जो आपके फ्रूटिंग के टाइम पे लगते हैं, बहुत से ऐसे पेस्ट होते हैं जो प्लांट की छोटी सी स्टेज पे लगते हैं, बहुत से ऐसे पेस्ट होते हैं जो मैच्योरिंग स्टेज पे लगते हैं। तो पर्टिकुलर पूरे क्रॉप्स के पेस्ट को आपको जानने की ज़रूरत है कि इस स्टेज पे कौन सा पेस्ट लगता है, इस स्टेज पे कौन सा पेस्ट लगता है, इस स्टेज पे कौन सी डिजीज़ लगती है, उन सब चीज़ों को हमको जानने की ज़रूरत है। फिर आएगा डिजीज़ मैनेजमेंट, कि कौन कौन से डिजीज़ लगते हैं, उसका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, डिजीज़ का नेम क्या है, कौन सा डिजीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, किससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा फंगस रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा फंजीसाइड हम इसमें डालें। इसके बाद में जब हमारा हो गया इंसेक्ट कंट्रोल, फिर हमने डिजीज़ का कंट्रोल कर लिया, फिर होते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। मैंगो में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो कि न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स की पर्टिकुलर कमी के कारण लगते हैं, उनको भी हमको कंट्रोल करना होता है। फिर हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद में भी पोस्ट हार्वेस्ट की बहुत सी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो हमको करनी होती हैं। तो पूरे मैंगो की कल्टीवेशन को आपको ब्रीफ में बताया जाएगा। अब हम थोड़े से ओवरव्यू पे आते हैं कि मैंगो इज ऑलमोस्ट ग्रोन इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। मैंगो डेफिनेटली आपको पता है बाथरूम फ्रूट, किंग ऑफ द फ्रूट्स हम इसको बोलते हैं। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों तरीके के क्लाइमेट्स में ग्रो किया जा सकता है। ट्रॉपिकल में भी ग्रो किया जा सकता है, सब ट्रॉपिकल में भी ग्रो किया जा सकता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों तरीके के क्लाइमेट्स में हम इसको ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हम इसको पैन ट्रॉपिकल भी बोलते हैं, पैन ट्रॉपिकल मैंगो को।
तो इट इज मेनली कल्टिवेटेड इन उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। ये स्टेट्स हैं जो कि मेजर प्रोड्यूसर हैं आपके मैंगो के। अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। जब हमने आपको बताया था एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग में आएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन को आप दो सब हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे, एक करेंगे इन इंडिया और एक करेंगे इन अब्रॉड। तो इन इंडिया की बात अगर आप करेंगे तो इन इंडिया में आप यही लिख देंगे कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। इन अब्रॉड की बात करेंगे तो ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहां मैंगो ना किया जाता हो। आप 6 से 7 लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्रीज के नाम लिख लेंगे, मैं एक्नॉलेज कर लूंगा, मैं ही नहीं हर आदमी उसको एक्नॉलेज कर लेगा। नेक्स्ट बोटेनिकल नेम। बोटेनिकल नेम है इसका मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका इज द बोटेनिकल नेम। फैमिली है आपका एनाकार्डिएशी। मैंगो की फैमिली है एनाकार्डिएशी। साउथ ईस्ट एशिया इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है, साउथ ईस्ट एशिया। कुछ कुछ इसको मेडिटेरियन रीजन भी बोल देते हैं, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मैंगो। क्रोमोसोम 2n इज इक्वल टू 42। 42 क्रोमोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। टाइप ऑफ फ्रूट जो इसका है वो है ड्रूप। फ्रूट्स को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पर्टिकुलर फ्रूट का एक टाइप होता है। आम, आड़ू, अखरोट, बेर, बादाम, नारियल, कॉफी, कहवा, रबर, ये सब ड्रूप में आते हैं। ठीक है, मैंगो ड्रूप है आपका। ओके, सेंटर ऑफ ओरिजिन है साउथ ईस्ट एशिया। अगर हम प्लांट के डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इट इज अ लार्ज ब्रांच्ड perennial erect tree with wide evergreen crown which attains a great height. It is a large, एक लंबा ब्रांच जिसमें बहुत ज्यादा शाखाएं, बहुवर्षीय सीधा इरेक्ट ट्री विद वाइड एवरग्रीन, चौड़ाई में पूरा हरा भरा लिए हुए और एक निश्चित ऊंचाई तक अपने आप को ले जाता है। फ्लावर appears in large terminal inflorescences producing fruit which is a fleshy drupe. Flower appears in large, जो इसके फूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, लेकिन मैच्योरिटी तक आपको जान के हैरानी होगी कि इसमें फ्लावर्स इतने आते हैं, मैच्योरिटी तक मात्र 0.1% फ्लावर्स जो हैं वो मैच्योरिटी तक पहुंचते हैं। 0.1% फ्लावर्स appears in large terminal inflorescence, इसका जो पुष्पक्रम है वो टर्मिनल होता है। प्रोड्यूसिंग फ्रूट, जो फ्रूट को पैदा करता है, विच इज अ फ्लैसी ड्रूप, जो कि फ्लैसी गूदेदार ड्रूप होता है। फ्लैसी ड्रूप। सेंटर ऑफ ओरिजिन, जैसे कि आपको पता है कि इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है, जहां से इसका उत्पत्ति स्थान है, सेंटर ऑफ ओरिजिन है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मैंगो। पॉलिनेशन सिस्टम, इसमें जो पॉलिनेशन है वो मेनली वीज के द्वारा और हाउस फ्लाइज के द्वारा होता है। ठीक है, वीज और हाउस फ्लाइज के द्वारा इसका पॉलिनेशन होता है। और क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 40। 2n इज इक्वल टू 40 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। पिछले वर्ड्स में मेरे 42 निकल गया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। 2n इज इक्वल टू 40। इसी में एक काजू होता है, काजू का 42 होता है, वो भी एनाकार्डिएसी फैमिली का है। एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल उसका बोटेनिकल नेम है। एनाकार्डिएसी फैमिली का जो मैंगो है ना, मैंगो की फैमिली का काजू भी होता है जिसका बोटेनिकल नेम होता है एनाकार्डिएसी, वो एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। उसके जो क्रोमोसोम नंबर्स हैं वो 42 होते हैं, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। तो आप चलिए इसकी बहाने से काजू को भी जान गए। तो एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया ये 15 मिनट्स की वीडियो में। इसके बाद में हम न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस पर बात करेंगे कि मैंगो का क्या न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस है, हम उसके बारे में जानेंगे।
हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नमस्कार।